my channel Har Ghar English. Today we will discuss The Rainbow. It is a novella written by D.H. Lawrence. आज हम जिस समरी को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो जो समरी है वो वर्क का नाम है द रेनबो, जिसको लिखा गया D.H. लॉरेंस के थ्रू। अंडरस्टूड? मेरे सभी स्टूडेंट्स जो हमारे इस चैनल हर घर इंग्लिश के थ्रू अपनी तैयारी कर रहे हैं वो इस चीज़ को अच्छे से समझें कि हम यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की आपको प्रिपरेशन कराते हैं अपने चैनल हर घर इंग्लिश पर। ओके स्टूडेंट्स, तो सभी स्टूडेंट्स अपने पूरे कंसंट्रेशन के साथ वीडियोस को यहाँ पर देखिए, बिना स्किप किए आपको देखना होगा ताकि आपको पूरी स्टोरी समझ आए। ये एक बहुत अच्छा नॉवेला है। नॉवेला मीन्स जो नॉवेल से छोटा होता है उसको नॉवेला बोला जाता है, ये भी जान लीजिएगा। तो नॉवेल से थोड़ा छोटा है और ये स्टोरी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, 3 जनरेशन के ऊपर बेस्ड ये पूरी स्टोरी है कि फर्स्ट जनरेशन ने क्या कुछ देखा, इनर कॉन्फ्लिक्ट को उसने महसूस किया, प्लस सेकंड जनरेशन किस तरीके से फिर वो प्रोग्रेस हुई और सेकंड जनरेशन में किस किस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिली, एंड थर्ड जनरेशन एकदम फ्रीडम वाली हुई है। तो इसमें इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के डिस्कशन किया गया है, जिसका नाम है स्टोरी का द रेनबो। ठीक है, बेस्ड ऑन 3 जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द समरी ऑफ द रेनबो बाय D.H. लॉरेंस। एक्सप्लेन करना है आपको द रेनबो जो आपकी स्टोरी है उसकी समरी को, जिसको लिखने वाले हैं बाय D.H. लॉरेंस। ये था आपका क्वेश्चन। पूछा जाएगा या समरी या थीम पूछी जाएगी तो आप इसी आंसर को इसी तरीके से राइट डाउन करिएगा इन योर कॉपी। और ये है आपका D.H. लॉरेंस द रेनबो। इसमें आप याद करिए, इसको ध्यान से देखिए ताकि आपको समझ आए कि किस तरह की पिक इसके अंदर मेंशन की गई है। अब बात आती है हमारे आंसर की। हम आंसर डिस्कस करेंगे। मेरे सभी स्टूडेंट्स जो कि इस चैनल के थ्रू यहाँ पर देख रहे हैं और अपनी स्टडी अपने नोट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, वो सभी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। और आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ये लिख कर के दीजिए कि आपको किस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आंसर चाहिए या आप किस लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं हमारे साथ डिस्कस करना, तो कमेंट ज़रूर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए let's start now. Answer. Summary of The Rainbow by D.H. Lawrence. The Rainbow by D.H. Lawrence is a powerful novel that explores the lives, relationship and emotional struggles of 3 generations of the Brangwen family living in the rural English Midlands. ये पैराग्राफ आपको बता रहा है कि रेनबो जिसको लिखने वाले D.H. लॉरेंस से एक बहुत ही पावरफुल नॉवेल है जिसने एक्सप्लोर किया है ज़िंदगी को, रिलेशनशिप्स को, रिश्तों को और साथ ही इमोशन स्ट्रगल्स को। किनकी? तीनों जनरेशन्स की। वो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि 3 जनरेशन बेस्ड स्टोरी है। तो तीनों जनरेशन के उसने जो एक्सप्लोर करने की कोशिश की वो है लाइफ, वो है रिलेशनशिप एंड इमोशनल स्ट्रगल। कौन सी फैमिली? ब्रैंगवेन फैमिली, जो कि एक ग्रामीण यानी गांव के इंग्लिश मिडलैंड के अंदर रहती थी। द स्टोरी बिगिंस विद टॉम ब्रैंगवेन, ए फार्मर हु मैरीज लीडिया, ए पॉलिश विडो विद ए डॉटर। कहानी की शुरुआत होती है कि टॉम ब्रैंगवेन नाम का एक किसान है जो कि शादी करता है लीडिया से। लीडिया पॉलिश की विडो है, वो अपनी बेटी के साथ उसके साथ में शादी बनाती है। मतलब जो लीडिया है वो क्या है? वो एक विडो है, वो एक विधवा है लीडिया नाम की। एक पॉलिश विधवा से वो विवाह करता है और उसके साथ में एक उसकी बेटी है। Their relationship is marked by emotional intensity and cultural differences. ये रिलेशनशिप ऐसा बनता है जिसमें कि भावनात्मक जुड़ाव एक दूसरे से बहुत ज़्यादा था, जबकि कल्चरल डिफरेंसेस बहुत, जिस तरह से हम देख रहे हैं जितना ज़्यादा इमोशनल इंटेंसिटी थी, अगर हम देखें तो थोड़ा कल्चरल डिफरेंसेस भी ज़्यादा ही थे इस रिलेशनशिप में। किसमें? जो कि आप देख रहे हो टॉम ब्रैंगवेन और लीडिया के रिलेशनशिप में, क्योंकि ये शादी बनाते हैं। बट दे ग्रो टू लव ईच अदर डीपली। लेकिन उनका प्यार परवान चढ़ा क्योंकि वो एक दूसरे से सच्चे दिल से गहराई से प्यार करते थे। टॉम बिकम्स ए फादर फिगर टू लीडियाज डॉटर एना। टॉम क्या हुआ फिर? लीडिया की बेटी जो एना है उसका पिता टॉम बन जाता है। ठीक है, लीडिया की बेटी कौन है? एना। तो एना का पिता कौन हो गया? टॉम है। टॉम बिकम्स ए फादर फिगर टू लीडियाज डॉटर एना, क्योंकि वो लीडिया से शादी करता है। तो लीडिया जिस बेटी एना को अपने साथ लेकर के आई थी तो वो अपने फादर फिगर के रूप में किसको देखती है? टॉम को देखती है।
हु लेटर मैरीज हर स्टेप कजिन विल ब्रैंगवेन। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि बाद में जो सौतेले चचेरे भाई विल ब्रैगवेन से जो एना नाम की लड़की आई थी वो शादी बना लेती है। देयर मैरिज इज पैशनेट बट ऑल्सो ट्रबल्ड बाय पावर स्ट्रगल्स एंड इमोशनल कन्फ्लिक्ट्स। ये शादी अपने आप में भावनात्मक रूप से उतनी ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं थी। उनका विवाह तो भावनाओं से भरा था, लेकिन स्ट्रॉन्गनेस और जो देखा जाए कन्फ्लिक्ट ज़्यादा थे, और कहीं ना कहीं उनके बीच में मानसिक टकराव की स्थिति ज़्यादा थी। इनके बीच में जो टॉम और लीडिया लीडिया जो बेटी अपने साथ लेकर के आई है एना, एना फिर शादी मनाती है उसके स्टेप कजिन के साथ में जिसका नाम था विल ब्रैंगवेन। उनकी शादी पैशनेट बट ऑल्सो ट्रबल्ड बाय पावर स्ट्रगल्स एंड इमोशनल कन्फ्लिक्ट, मतलब भावनात्मक रूप से उतना ज़्यादा स्ट्रांगनेस इस मैरिज के अंदर नहीं थी, बल्कि कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, और जिसकी वजह से उन्हें ट्रबल भी फील होता है और ये पावर स्ट्रगल को भी दिखाती है। तो ये शादी अगर हम देखें तो थोड़ा ठीक नहीं थी, इस तरह से भी आप कह सकते हैं। उतना अच्छी नहीं थी जितना लीडिया और जो आपका टॉम है उनके बीच में उनकी शादी हुई थी। एज द नॉवल प्रोग्रेस द फोकस shift to their daughter Ursula Brangwen, who becomes the central figure in the latter part of the book. जैसे जैसे नॉवेल आगे बढ़ता है तो हम देखते हैं कि हमारे जो डॉटर है, यानी कि जो उर्सुला नाम की उर्सुला ब्रैंगवेन है, जो उसकी बेटी है, पूरा फोकस फिर उसके ऊपर शिफ्ट कर दिया जाता है नॉवेल के अंदर। फिर से काट के बना As the novel progressed, the focus shift to their daughter Ursula Brangwen. जैसे जैसे नॉवेल आगे बढ़ता है तो हम देखते हैं कि उनकी बेटी उर्सुला ब्रैंगवेन के ऊपर पूरा फोकस शिफ्ट कर दिया जाता है, जो कि पूरे बुक की, यानी जो ये बुक लिखी गई है नॉवेल की, इसका एक सेंट्रल फिगर बन के उभरती है। Ursula seeks personal freedom, education and independence in a society that limits women's roles. उर्सुला की जो सोच थी वो थोड़ा अलग थी, वो अपनी पर्सनल फ्रीडम को ज़्यादा महत्व देती थी, एजुकेशन को महत्व देती थी, इंडिपेंडेंसी को ज़्यादा महत्व देती थी। उसे सोसाइटी में एक बंधन में बंध के या सीमाओं के अंदर बंद करके एक महिला का रोल नहीं अदा करना था, तो उसे इस तरह की चीज़ें नहीं पसंद थी। वो वुमेंस में लिमिटेशंस लगाने के ही खिलाफ थी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उर्सुला की जो जनरेशन है वो एकदम अलग है, वो क्योंकि फ्रीडम को फेवर कर रही है, एजुकेशन को, इंडिपेंडेंस सोसाइटी में उसको इंडिपेंडेंस चाहिए। She questions traditional gender roles and engages in relationship that challenges social norms, including a brief same-sex affair. साथ ही वे सवाल उठाती है, कौन? उर्सुला। साथ ही उर्सुला सवाल उठाती है कि वह उन पारंपरिक भूमिकाओं में क्यों बंद कर रहे जो आज तक महिलाओं के साथ मतलब इनजस्टिस कर रहे हैं। तो उसका जेंडर रोल्स अगर हम देखें तो उसको लेकर के वो सोसाइटी के जितनी भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको उनको वो कहीं से भी एक्सेप्ट नहीं करती है, और वो रिलेशनशिप्स जो भी इंगेजेस इन रिलेशनशिप दैट चैलेंजेस सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग उसको रिलेशनशिप पसंद नहीं है जो जेंडर बाइस हैं, और जेंडर रोल जिसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारे स्त्री या पुरुषों की भूमिकाओं को अलग अलग बांट दिया गया है, तो उस तरह की चीज़ों को वो बिल्कुल भी नहीं फेवर करती, उनके ऊपर सवाल उठाती है। और साथ ही वो उस चीज़ को भी कहती है, इंक्लूडिंग ए ब्रीफ सेम सेक्स अफेयर, मतलब वो समलैंगिक संबंधों पर भी सवाल उठाती है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। हर जर्नी इज़ वन ऑफ इनर कॉन्फ्लिक्ट, रिबेलियन एंड सेल्फ डिस्कवरी। उसकी अपनी जो यात्रा है जीवन की वो इनर कॉन्फ्लिक्ट के साथ में है, थोड़ा विद्रोह टाइप उसकी नेचर है, और सेल्फ डिस्कवरी, खुद की खोज। मतलब जो उर्सुला है उसका क्या है, सेल्फ डिस्कवरी में वो ज़्यादा रहती है, अपने को महसूस करना, अपने को खोजना, या ये समझिए कि उसे अपनी खुशी प्यारी है, बाकी सोसाइटी क्या कर रही है या सोसाइटी के अंदर ये चीज़ें अगर हो रही हैं, उन्होंने वुमेंस को लिमिटेशंस में बांध रखा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये उर्सुला का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। Unlike her ancestors, Ursula refuses to conform and strives to shape her own identity. साथ ही क्या है कि जो उर्सुला है उसका कहना यह है कि उनका जो जीवन, जो उनके पूर्वज रहे हैं, वो उनके विपरीत है। उर्सुला अपने एंसेस्टर्स के एकदम अपोजिट है। वो किसी भी बंधन में बंधने को तैयार नहीं है, बल्कि वो अपनी पहचान खुद बनाना चाहती है। तो अनलाइक हर एंसेस्टर्स मतलब अपने एंसेस्टर की तरह वो बिल्कुल भी नहीं बनना चाहती, अपने पूर्वजों की तरह।
वो इन चीज़ों को इनकार करती है कि मुझे बंधनों में बंधकर नहीं रहना, बल्कि मुझे अपनी तलाश खुद करनी है, अपनी पहचान खुद बनानी है। ये थी उर्सुला। अब आगे देखते हैं उपन्यास का अंत। मतलब द नॉवल एंड्स विद ए सेंस ऑफ होप एंड रिन्यूअल एज उर्सुला envisions a future beyond the constraints of the past, symbolized by a rainbow that represents spiritual awakening and the possibility of a new world. The novel ends, मतलब नॉवल के अंत में हम देखते हैं कि ये नॉवल जो है आशा और एक नई नई जागृति, मतलब रिनेवल को लेकर के आता है, एक नई उम्मीदों को लेकर के आ रहा है। और जब उर्सुला अतीत की सीमाओं से बाहर आकर के अपने फ्यूचर को इमेजिनेशन करती है, तो उसे बिल्कुल एक इंद्रधनुष जैसा महसूस होता है कि हम एक नए वर्ल्ड की रचना करेंगे जिसमें जागरूकता होगी, और ये संभव भी है कि हम एक नए संसार की रचना करें, क्रिएटेड करें, जिसमें आध्यात्मिक जागरूकता होगी और साथ ही एक इंद्रधनुष की तरह सिंबलाइजेशन होगा। यानी रेनबो क्या है? एक सिंबलाइजेशन है नई नई चीज़ों का, नई नई होप का, नई नई रिनेवल का। तो उर्सुला इस बात को लेकर के, अपने फ्यूचर को लेकर के, वो बहुत से जो अपनी पास्ट की चीज़ें हैं उनको पीछे छोड़ देना चाहती है और नई चीज़ों का क्रिएशन करना चाहती है। थ्रू रिच सिम्बोलिज्म, डीप साइकोलॉजिकल इंसाइट एंड लिरिक प्रोज, लॉरेंस एक्सप्लोर्स द ह्यूमन डिज़ायर फॉर कनेक्शन, फ्रीडम एंड फुलफिलमेंट अक्रॉस जनरेशंस। अब यहाँ पर उर्सुला ने अपनी एंसेस्टर्स की तरह या उनके ही मतलब पाथ पर चलने से तो मना कर दिया। तो इंद्रधनुष आध्यात्मिक जागृति, एक नए संसार की संभावना को प्रतीक के रूप में दिखा रहा है। इंद्रधनुष का नाम द रेनबो क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया कि इंद्रधनुष क्या है कि एक नई जागृति को दिखाता है, संसार की एक नई संभावना को दिखाता है। लॉरेंस अपने इस नॉवल के थ्रू बहुत गहराई से पीढ़ी दर पीढ़ी इंसान किस तरह से अपने संबंधों में स्ट्रांग होता जा रहा है, अपने रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग बना रहा है, फ्रीडम उसको कितनी ज़्यादा प्यारी है। साथ ही वो अपनी खुद की, अगर देखा जाए तो फुलफिलमेंट अक्रॉस जनरेशन, मतलब वो अपनी खुद की पूर्ति के लिए जीना चाहता है, ना कि सिर्फ दूसरे को खुश रखने के लिए। तो लॉरेंस ने यहाँ पर ह्यूमन डिज़ायर को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया है। उनका कहना है कि जो ह्यूमन की इच्छाएं हैं, जो उनका कनेक्शन है, वो फ्रीडम के साथ है। साथ ही उसको खुद को सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, उसकी अपनी इच्छाएं फुलफिल होनी चाहिए। ये जनरेशन जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है इंसान की, यानी जो ह्यूमन बींग्स हैं, तो उसके परे जाकर के किस तरीके से हम देखते हैं कि कहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट हुई थी, कहाँ टॉम ब्रैंगवेन थे और उनकी शादी लीडिया से हुई। फिर उसके बाद जब हम देख रहे हैं कि जो एना नाम की लड़की थी लीडिया की, उसकी शादी फिर उनके कज़िन ब्रदर के साथ में हुई, उनके रिश्ते बने। फिर उसके बाद में उर्सुला नाम की जो थर्ड पीढ़ी आई, जिसमें एक उर्सुला नाम की लड़की होती है, तो उसके अपने सोच क्या थी, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था सोसाइटी को लेकर, अपने आप को लेकर के। तो इस तरह से इस नावल को आप कह सकते हैं कि ये 3 जनरेशन बेस्ड नावल है। कितना ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। और ऐसे भी अगर हम देखें तो हमारी नॉर्मल लाइफ में हम देखते ही हैं कि जो हमारी नानी के ज़माने में था वो मम्मा के ज़माने में नहीं था, जो मम्मा के पीरियड में रहा तो वो अब हमारे पीरियड में नहीं है। बस इस तरह से आप इस नॉवल को समझेंगे। और आजकल तो आप देख ही रहे हो कि लड़कियां काफ़ी हद तक सोसाइटी के नॉर्म्स को मानने से डिनाई करती हैं, और साथ ही वो साइकोलॉजिकल इंसाइट जो है उनकी वो काफ़ी डीप हो गई है, और उनके अंदर एक फ्रीडम वाली जो फीलिंग्स है वो ज़्यादा ग्रो अप कर रही है। तो यही सारी चीज़ें इसके अंदर दिखाई गई हैं। अब आप समझ गए होंगे कि इस नावल की समरी को आप किस तरह से लिखेंगे। आपको इसी तरह से लिखना है जैसे मैंने आपको बताया। समरी या थीम अगर आती है तो आप इसको पूरी अच्छे से समझ गए होंगे, पूरी स्टोरी। ओके। और सभी स्टूडेंट्स मेरे तो इस बात को ध्यान देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इसको पहुंचाइए। अगर किसी को हार्ड कॉपी चाहिए इस क्वेश्चन की तो वो हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको फ़ोन नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉल करिए। आपको हार्ड कॉपी कुछ मिनिमम चार्जेस के साथ मतलब हम लोग मिनिमम चार्जेस के साथ आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। ओके। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय।